हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और DSSB एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। आपका DSSB एग्ज़ाम जो है ये मार्च अप्रैल में होना संभावित है, तब आपका एग्ज़ाम ये हो सकता है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है और 2 सेक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आप 100 में से 40 नंबर लाकर क्वालिफाई कर सकते हैं और सेम पैटर्न आपका पार्ट 2 में लागू होता है। इसमें भी आप 100 में से 40 नंबर लाकर ही क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर किसी भी पार्ट में 100 से कम नंबर रह जाते हैं तो आपकी जो OMR है वो चेक नहीं होती है, आपका पेपर ऑनलाइन होता है और साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ हम शुरू करने वाले हैं क्लास। इसमें हम करेंगे मिक्स सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए। जो पेपर 1 है या पार्ट 1 जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर मिक्स सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर दिया है सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता। शुरू के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रीजनिंग के आते हैं। तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया है आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं, आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे उनके प्रति। बेरक्त रखेंगे, तटस्थ रहेंगे, उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। समायोजन की समस्या होगी क्योंकि आप अब भी अपने पुराने प्रबंधक के प्रति क्या हैं, वफादार हैं। आगे दिया है उसकी चाटुकारी करेंगे क्योंकि वह भविष्य में आपकी सहायता कर सकता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके प्रबंधक आए हैं तो आप क्या करेंगे, गर्मजोशी से उनका स्वागत करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2018 में आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है विसंगत ज्ञात करिए। इसमें जो भिन्न है, जो अलग है, वो ज्ञात करिए। पहले में दिया है घोंसला, नेक्स्ट में दे रखा है छत्ता, बी में दिया है बिलोटा और डी में दिया है यहाँ पर मांद। मांद में शेर रहता है, छत्ते में जो है मधुमक्खी रहती है और घोंसला जो है पक्षी बनाते हैं। पर जो बिलोटा है ये एक तरह का जीव होता है। बिलोटा यहाँ पर भिन्न शब्द है, अर्थात बिलोटा यहाँ पर किसी के रहने का आवास के बारे में बात नहीं हो रही है। बिलोटा अपने आप में एक जीव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये जो है भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा उसकी जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले क्या, मीरा। मीरा को आप लिख लेंगे और मीरा जो है क्या, ये कह रहा है मीरा की माँ, ये मीरा की माँ की बात कर रहा है और क्या है, उसकी सास की कैसी है, इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर जो ये पता लगा, क्या लगा, मीरा जो है उसकी बेटी है। तो यहाँ पर वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका पिता हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की बात कर रहा है तो मीरा से उसका पिता का संबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। एक बार इसको आप फिर से समझ लेंगे। एक बच्चे का उसने परिचय कराया है, मीरा का उसने परिचय कराया और कहा कि जो उसकी माँ है वो उसकी सास की बेटी है। तो इसकी सास जो है उसकी बेटी इसकी पत्नी ही होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मीरा का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिनाब। ये चिनाब नदी पर स्थित है। ये नदी जो है जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ प्रदान करती है। लाभान्वित राज्य जो है इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है चिनाब। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परियोजनाओं से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, तो ये आपको ज़रूर से पढ़ लेने हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है हेपेटाइटिस होती है की वजह से बीमारी। तो ये हेपेटाइटिस की वजह से होने वाली बीमारी है, ये बताना है। हेपेटाइटिस जो है ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायरस से होने वाली बीमारी है और ये यकृत की बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस क्या है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से यकृत की बीमारी है जो होती है। यह रोग वायरल संक्रमण या नशीली औषधियों, अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने की वजह से होता है। इसमें आप क्या देखते हैं कि पीलिया, अत्यधिक थकान, कम भूख लगना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आदमी कैसा हो जाता है,
प्राय पीले रंग का वह दिखाई देने लगता है, उसका पूरी बॉडी का कलर पीला हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, भूख कम लगती है और क्या होता है उसका शरीर जो है कमज़ोर उसको दिखाई देता है। हेपेटाइटिस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक दीर्घकालिक हेपेटाइटिस। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, ये भी आपने जान लिए हैं और ये भी जान लिया है कि ये किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है जो यकृत में होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना को हुई थी, तो किस सन को इसकी स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। ऐसा नहीं है आपने एक क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर कर लिया और उसी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अभी आपके पास समय है और आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, डीपली पढ़ लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो हैं रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये संगठन है, तो ये ध्यान रखना है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेंगे इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 193 देश जो हैं ये शामिल है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे कई बार आपके क्वेश्चन बन जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, तो ये भी आपको याद रखना है, मुख्यालय है इसका कहाँ, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसको आप बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है संविधान के किस भाग में उनके विवरण जो दिए हुए हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं, तो किस भाग का विवरण जो है यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 10 जो है ये वित्त और संपत्ति संपदा और विवाद से संबंध नहीं रखता है, ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। भाग 6 जो है ये राज्य से संबंध रखता है। भाग 5 में संघ की बात की गई है और भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों की या संघ शासित क्षेत्रों की बात हुई है, तो ये करेक्ट है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 10 जो है ये किससे संबंध रखता है, ये अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखता है, तो किससे रखता है, ये अनुसूचित जाति से रखता है और जनजातीय क्षेत्र से रखता है, इसीलिए ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसका नाम क्या है, सार्क है, की स्थापना को हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी और किस में इसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर 8 दिसंबर 1985 में ढाका में जो है सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तब इसकी स्थापना हुई, किसकी, सार्क की। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के 7 संस्थापक देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान और पाकिस्तान, साथ ही श्रीलंका थे। वर्ष 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य किसको बनाया गया, अफगानिस्तान को बनाया गया। सार्क संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इस संगठन का प्रथम सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। तो यहाँ पर ये पता लगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और पहला जो सम्मेलन इसका संगठन का हुआ था वो 1985 में हुआ था। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, इसके हस्ताक्षर कब हुए, यहाँ पर 8 दिसंबर 1985 को पहली बार जो है ढाका के सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है केडी जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों से क्यों लिखा गया है, तो बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। दिए गए सभी विकल्प सही हैं ये कहा जा रहा है। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता, तो ये करेक्ट है। वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो ये भी करेक्ट है। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, तो ये भी करेक्ट है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। खासावा दादा साहेब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के गुलेश्वर नामक गांव में हुआ था। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उन्होंने फ्री स्टाइल पहलवानी में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था, तो ये इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहाँ पर दिया है कार्टोसैट 2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया और किसके लिए लॉन्च हुआ था? ये पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह के रूप में लॉन्च हुआ था। ये कौन सा उपग्रह था? ये था 8वां उपग्रह। इससे पहले 7 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं, तो ये 8वां उपग्रह था। और ये जो है कितने साल के लिए लॉन्च हुआ? ये हुआ 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉन्च। ये हुआ 2018 में। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह के रूप में इसको लॉन्च किया गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है अशोक मेहता समिति 1977 से संबंधित थी। तो ये किससे संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंध रखती थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अशोक मेहता समिति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर दिया है पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुई थी। ये राजस्थान राज्य का एक जिला है नागौर, इसमें हुई थी और किसके द्वारा? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। पंचायती राज कार्यक्रम की असफलताओं के कारणों का अध्ययन करने तथा उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। तो किस लिए किया था? क्योंकि जो इनकी पंचायती कार्यक्रम की योजनाएं थी वो विफल हो रही थी, उनको प्रभावशाली बनाने के लिए इस योजना का गठन किया गया, इस समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने 1978 में सरकार को क्या किया था? अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं की बात इन्होंने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट में दिया है जीएसटी ने वर्तमान में लगाए गए केंद्र के द्वारा और वसूले जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी जो है ये केंद्र द्वारा लगाया गया है। इससे पहले कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था? तो जीएसटी लगने से पहले केंद्र के द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे पहले जो है क्रय कर जो है ये संग्रहित नहीं किया जाता था। तो ये आपको जानकारी मिल गई है कि क्रय कर कब संग्रहित नहीं होता था। ये जीएसटी लगने से पहले संग्रहित नहीं होता था। और जीएसटी जो है ये भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ है आपका 1 जुलाई। और कब हुआ? ये 2017 को लागू हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कई बार जीएसटी की फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्या होती है? ये होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र जो है कोशिका की संरचना से संबंध नहीं रखता है? तो कोशिका की संरचना से कौन संबंध नहीं रखता है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम जो है ये कोशिका की संरचना से संबंध नहीं रखता। नाभिका या केंद्रिका, कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली जो है ये केंद्रिका के ही पार्ट आते हैं, ये इसकी संरचनाएं पाई जाती हैं। और साथ ही इसमें क्या आता है? इसमें जीव द्रव्य आता है, इसको जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और क्या आता है? उसमें गुणसूत्र भी आते हैं, गुणसूत्र भी कोशिका की संरचना के अंतर्गत ही आते हैं। और साथ ही इसमें आता है क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम भी कोशिका की संरचना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये भी जान लेंगे इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की है किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज किसने की? ये रॉबर्ट हुक ने की। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को व्यवस्थित कीजिए। जो संख्यात्मक प्रधानता है, संख्यात्मक रूप से ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले उसको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? सबसे ज़्यादा हैं जो वो भील जनजाति के लोग हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है यहाँ पर गोंड। और उसके बाद क्या आता है? उससे कम जनसंख्या में कौन है? गोंड से कम है यहाँ पर संथाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में या संख्या में कौन है? भील है, फिर गोंड है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है संथाल। सबसे कम संख्या संथाल की है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में सरकार नहीं बनाई। तो कहाँ पर इन्होंने सरकार नहीं बनाई? मद्रास में सरकार नहीं बनाई, क्योंकि इन्हें यहाँ पर जो है बहुमत जो है ये नहीं मिला था। तो बहुमत न मिलने के कारण इन्होंने मद्रास, पश्चिमी प्रांतीय प्रदेश असम और मद्रास में इन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार जो है नहीं बनाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हम कर रहे हैं DSSB पार्ट 1 की तैयारी। पार्ट 1 के सभी पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं और अधिक क्लासेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा।